हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू एवीकेस एकेडमी। एवीकेस में आप सभी का वापस स्वागत करता हूँ। आई होप दैट यू आर ऑल डूइंग वेरी वेरी वेल। सो CAPF एग्जामिनेशन का रिटर्न रिजल्ट आ चुका है। इस रिटर्न रिजल्ट आने के बाद many of the students after clearing the written part are now very very busy in filling their DAF. DAF यानी detailed application form. So while filling this DAF, though it seems to be very very common, मतलब सबसे आसान काम ये लगता है, लेकिन एक चीज़ आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, the same DAF will be your Bible or Ramayana or Mahabharata or Quran while you enter into the interview room. यानी कि आप जब इंटरव्यू पहुंचते हैं, पहुंचते वक्त आपके हाथ में जो आपका बाइबल या रामायण होगा वो हमेशा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, DAF. लिसन गाइस, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब होता है where UPSC is trying to know the different dimensions from you. मतलब कि आप लोगों का पूरा जांच एक 20 कॉलम्स में, मतलब एक 20 पॉइंट्स में आपका इन एंड आउट यूपीएससी को पता चल जाता है। इतना सिंपल है। विद इन 20 पॉइंट्स यूपीएससी विल नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू. दैट इज सो स्पेशल अबाउट द डैफ. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर there are multiple sections, like I have said. There are 20 points to be filled by you people. इन 20 points को fill करते वक्त आपको कुछ समस्या आ सकता है. I will try to eliminate all those problems which you may experience while filling the DAF. Okay? So stay tuned till the end of the video. ये वीडियो काफ़ी informative होने वाला है आपके लिए जो DAF fill कर रहे हैं. ठीक है? First of all, DAF में है कुछ चीज़ें हैं डैफ में विच आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड. ठीक है, कुछ चीज़ें आपको अपने आप से फिल करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी द कॉलम लाइक रजिस्टर ID, रोल नंबर, नेम, ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर. ओके, सो सबसे पहले आप लोग करिएगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन में हम ये ब्लैंक डैफ एक दिया है, उसको आप अपने हाथ में रखिएगा. चाहे वो प्रिंट आउट लेकर के रख सकते हैं, एक पेंसिल लेकर के बैठिएगा मेरे साथ. आप पेंसिल लेकर के प्रिंट आउट लेके बैठो. फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, रोल नंबर, मोबाइल ID, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सब अपने आप फिल हो जाएगा. ठीक है, मतलब नो नीड टू एक्सप्लेन दिस. लेकिन यही चीज़ ध्यान रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स नहीं होना चाहिए. ठीक है, देयर शुड नॉट बी मेजर एरर्स. मान के चलो योर नेम इज राम. ठीक है, मान के चलो योर नेम इज राम और प्रिंटिंग के एरर के वजह से हो गया रिम. तो इंटरव्यूअर भी आपसे जब कन्वर्सेशन करेगा रिम कैसे हो. ठीक है, ये मतलब थोड़ा बहुत आपको बहुत ही 99.9% इधर एरर तो आएगा नहीं. मतलब 99% देयर आर नो स्कोप ऑफ एरर्स इन दिस पर्टिकुलर कॉलम. ठीक है, फिर से आपको नीचे जा करके नेम सेम टू सेम रहेगा. एड्रेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, आप लोगों को अपना डिटेल्ड एड्रेस देना पड़ेगा. व्हेन आई से डिटेल्ड एड्रेस, फॉर एग्जांपल आप जो भी पोस्ट के लिए जो कि आप डिटेल एड्रेस लिखते हैं उसी तरह का एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल आपका डोर नंबर होगा या फिर मकान का नंबर होगा. ठीक है, उसी के साथ आपका कॉलोनी या फिर आपका स्ट्रीट का कुछ नाम हो सकता है. ठीक है, उसी के साथ ये छोटा शहर है, फॉर एग्जांपल दिस मे बी नेम ऑफ अ सिटी और नेम ऑफ अ टाउन, या फिर आपका विलेज का नाम भी आप लिख सकते हैं यदि आप गाँव से हैं. एट द सेम टाइम उसका कुछ तालुका होता है, तालुका यानी मंडल होता है, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन. वो कौन सा जिला में आता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. साथ ही यू विल ऑल्सो हैव टू राइट द पिन कोड विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, ईच एंड एवरी पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ मेरा घर का एड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल
मेरा घर का एड्रेस पड़ता है गांधीनगर पे। गांधीनगर में मेरा एड्रेस पड़ता है मतलब गांधी से सवाल आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा घर पड़ता है मौलाना आज़ाद स्ट्रीट पे, ठीक है, मेरा स्ट्रीट है मौलाना आज़ाद स्ट्रीट। तो मौलाना आज़ाद के बारे में आपको पूछेगा, मतलब ये मैं आईजीपी में बताऊंगा, इंटरव्यू गाइडेंस में बताऊंगा, बाकी आप डिटेल फिल करिएगा और फिल करते वक्त यही सोचते करिएगा कि हर एक वर्ड जो कुछ भी आप डालते हैं दैट कैन बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट कम्स योर टेलीफोन नंबर विथ एसटीडी कोड। ये मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होता है क्योंकि आजकल सबके पास मोबाइल नंबर ही आ गया, ठीक है, फैक्स नंबर ज़रूरत नहीं है। ईमेल एड्रेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड परमानेंट पोस्टल एड्रेस। यदि आप फिलहाल जहाँ पर रह रहे, ध्यान से देखना, दिस इज कॉलम नंबर 2 में पॉइंट ए क्या है, एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस, मतलब अभी फिलहाल आप कहाँ रह रहे हो, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस, अभी आपका परमानेंट एड्रेस, मान के चलो कुछ लोग दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो है बिहार से, तो दिल्ली वाला उनका जो एड्रेस है वो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो जाएगा, बिहार वाला जो एड्रेस है वो हो जाएगा परमानेंट एड्रेस, ठीक है ना। तो परमानेंट एड्रेस मतलब आपका गांव का या फिर आपका शहर का आप लोग यहाँ पर डालना चाहिए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ, क्लेम्ड एज रिलैक्सेशन, मतलब जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, SC ST BC का, वो एज रिलैक्सेशन क्लेम किया है तो यस डाल दीजिएगा, नहीं तो नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है। नेशनैलिटी ऑब्वियसली इंडियन आ जाएगा, सिटीजनशिप भी इंडियन सिटीजन ही आ जाएगा, ठीक है। जेंडर आपका मेल आ जाएगा या फिर फीमेल आएगा। स्टेट ऑफ डोमिसाइल मतलब ओरिजिनली स्टेट आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैरिटल स्टेटस, शादी हुआ तो यस डाल दीजिएगा, शादी नहीं हुआ तो नो डाल दीजिएगा, इतना सिंपल है, ठीक है। इधर आ जाएगा पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 9, ठीक है गाइस। यदि आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मान के चलो सम पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो आर बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी, ठीक है, जनरल कैटेगरी एंड विदाउट एनी ईडब्ल्यूएस भी नहीं है, सिर्फ वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ये कॉलम ना के बराबर ही है, ठीक है। फॉर देम दिस इज ऑफ नो बेनिफिशियल और नो यूज एट ऑल। लेकिन दिस कॉलम is very important to those who are claiming the reservation, ठीक है। claiming the reservation यानी OBC will be claiming the reservation, SC ST एंड EWS, ठीक है, इन लोगों के लिए ये कॉलम्स इंपॉर्टेंट है और इतना इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी अच्छा कन्फ्यूजन इसमें हो जाएगा। और इसलिए AVKS अकेडमी सर्टिफिकेट्स फॉर CAPF करके एक वीडियो बहुत जल्द लाने वाला है, मतलब इसी वीडियो के बाद वो वीडियो आ जाएगा, सर्टिफिकेट फॉर CAPF, C फॉर C मतलब सर्टिफिकेट्स फॉर CAPF। वो वीडियो में आप लोग ज़रूर देखिएगा कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट का डेट क्या होना चाहिए, इशूइंग अथॉरिटी कौन है, वो सारा बात हम आपको क्लियर करेंगे। तो पॉइंट नंबर 8 एंड 9 इज सिंपली फॉर दोज हु आर बिलोंगिंग टू SC ST OBC एंड EWS कैटेगरी पीपल। क्लियर गाइस? नेक्स्ट, डू यू possess द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, यस करके डाल दीजिएगा। एंड एट द सेम टाइम आप अपना CAPF का जो भी है, ग्रेजुएशन इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड दैट यू हैव ऑलरेडी फुलफिल्ड बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रीच्ड दिस लेवल। ओके, डू यू हैव एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशन, बाहर जा करके कोई MS करने के बाद वर्दी पहनने का कुछ सपना आ जाएगा ना, ठीक है, बाहर रहने के बाद अमेरिका में MS किया हो, अमेरिका में 2 साल काम किया हो, फिर इंडिया आकर के CISF का CRPF का यूनिफॉर्म पहनने का सपना आकर के जो भी है, उन लोगों को यहाँ पर यस डालना चाहिए, मतलब उनका सर्टिफिकेट होगा, उनका पढ़ाई किया हुआ है, ठीक है, दे हैव ऑब्टेन सर्टेन बेसिक एजुकेशन फ्रॉम द फॉरेन इंस्टीट्यूशन ऑल टुगेदर। नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कमेंसिंग विथ मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन टिल ग्रेजुएशन, मतलब आपका 10th से लेकर के आपका ग्रेजुएशन तक आपको डिटेलली आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन पास्ड करके दिया है, एग्जामिनेशन पास्ड
क्लास डिवीजन ग्रेड, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है, CGPA, स्कोर, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट्स, ठीक है, नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द बोर्ड। ये इस तरह का कॉलम्स दिया है, ठीक है। एग्जामिनेशन पास मतलब सबसे पहले क्या आ जाएगा जी, आपका 10th आ जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा वहाँ, 10th आएगा। देन कौन सा आएगा आपका, 12th आएगा, ठीक है, 10th एंड ऑल्सो 12th। कुछ लोगों का 12th अलग से नहीं होता है, कुछ लोगों का 12th अलग से होता है, ठीक है। सो क्लास डिवीजन मतलब ए ग्रेड में पास हो गया तो ए लिख दीजिएगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, फॉर एग्जांपल 70% मिला है, इधर भी 70% मिला है, ठीक है। तो ये CGPA स्कोर आउट ऑफ लिखने का जरूरत नहीं, फिर भी आपको यदि लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, फॉर एग्जांपल 10th आपने पास किया है 2015 में, 12th आपने पास किया है 2017 में, ठीक है। और सब्जेक्ट्स 10th में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, सब्जेक्ट्स मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। मान के चलो आपका 10th में कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो सकता है, जैसे सोशल स्टडीज़ होगा, जैसे मैथमेटिक्स होगा, उस तरह के सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 12th में आपका स्पेशलाइजेशन में होगा, फॉर एग्जांपल BPC होगा यानी बायोलॉजी आपने पढ़ा है, MPC होगा यानी मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने पढ़ा है, MEC होगा यानी मैथ्स इकोनॉमिक्स और कॉमर्स आपने पढ़ा है, इस तरह से, ठीक है। नेम ऑफ द स्कूल, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्कूल का नाम, जहाँ पर भी आप नाम लिखते हैं वहाँ से आपका सवाल आने का चांसेस है। फॉर एग्जांपल आपने स्कूल का नाम लिखा है स्वामी विवेकानंदा स्कूल, ठीक है, तो स्वामी विवेकानंदा से सवाल आएगा, ठीक है। बोर्ड मतलब आपका CBSE बोर्ड है तो CBSE लिख दीजिएगा, यहाँ पर केंद्र विद्यालय कौन सा कहाँ से आपने पढ़ा है वो आप लिख सकते हैं, या फिर आप SSC बोर्ड स्टेट बोर्ड से है तो स्टेट बोर्ड का नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। सेम टू सेम इन दिस कॉलम ऑल्सो। ओके गाइज, नेक्स्ट हायर एजुकेशन, एग्जामिनेशन पास, मान के चलो यहाँ पर BTech आपने पास किया है, परसेंटेज कितना है आपका, मान के चलो 60% आ गया है। ईयर ऑफ पासिंग क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपने 2020 में पास किया है। सब्जेक्ट्स आपने सब्जेक्ट्स यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखने का जरूरत नहीं, मैकेनिकल करके आप लिख सकते हैं, ठीक है, मैकेनिकल करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि आपने BA किया है, BA, ठीक है, BA, तब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, हिस्ट्री, पॉलिटी और कुछ कॉमर्स में कुछ ऐसा किया है, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, कॉलेज का नाम लिखना है और वो किस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है वो भी आपको यहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कम्स NCC सर्टिफिकेट है आपको तो यस करके लिख दीजिएगा। और एन एक्स सर्विसमैन, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल बी नो, if you are yes then you can write this also. Are you a civilian central government employee? If you are working under any kind of a central government civilian central government employment, then also you can add this particular qualification as such, ठीक है। Next comes the most important section, the most important point in your DAF filling, that is a point number 10. Okay, point number 10 क्या है, preferences है जी। Point number 10 is something about the preferences. Okay, so there are the forces which you can prefer here, like CISF, CRPF, BSF, SSB, ITBP. Okay, आपको ऑर्डर में दिया है BSF फर्स्ट, CRPF नेक्स्ट, CISF 3, ITBP और SSB। इधर आपको नंबर्स देना पड़ेगा जी, यू विल हैव टू गिव द नंबर्स। फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज CISF, ठीक है, तो मैं जहाँ पर CISF है वहाँ पर 1 डालूंगा। मैं फॉर एग्जांपल मेरा सेकंड प्रायोरिटी है SSB, तो जहाँ पर SSB है तो वहाँ पर मैं 2 डालता हूँ। माय थर्ड प्रायोरिटी इज ITBP, देन आई विल गिव थर्ड प्रायोरिटी टू ITBP। My fourth priority is CRPF, I'll give fourth priority to CRPF, and my fifth priority is BSF, something like this. Again, this may divide or this may go against my principle also, no problem at all. ठीक है, कुछ लोगों का कुछ और permutation और combination हो सकता है, please go according to that particular point itself. ठीक है, were you ever employed करके इधर एक ऑप्शन है, were you ever employed, ठीक है, if yes करके yes डाल दीजिएगा। ओके,
Next comes guys, this is very important section, whether you have been selected or applied in UPSC examination recruitment earlier. ठीक है, दोनों पूछ रहे, ठीक है, सेलेक्टेड होगा या फिर अप्लाइड, ठीक है। आप यदि सेलेक्ट भी हो जाएंगे, नहीं सिर्फ अप्लाई किया है, तभी आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पर देना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, नहीं भी देगा चल जाएगा, ठीक है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मान के चलो आप 2015 से लगातार परीक्षा देते आ रहे हैं, अभी जा करके इंटरव्यू का कॉल आया, ठीक है, मतलब आप 2015 से जो कुछ भी परीक्षा दिया वो सब आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉट नेसेसरी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम, मतलब इफ यू आर गिविंग एग्जामिनेशन सिंस 2016, नॉट नेसेसरी टू राइट ऑल द एग्जामिनेशंस ऑल टुगेदर। Have you ever been debarred by any public service commission or SSC from any of their examination? ठीक है, ये obviously no हो जाएगा, ठीक है, this will be definitely no. Okay. Rarest of the rare cases होगा, rarest of the rare cases होगा जहाँ पर yes डाल सकते हैं, ठीक है, otherwise no. Then comes name of the father, name of the mother, nationality of the father, पूरा पेरेंट्स का पूरा डिटेल्स, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फादर प्रोफेशन, मदर्स प्रोफेशन, इफ योर फादर इज इन सर्विस, ठीक है, यदि वो सरकारी एम्प्लॉय है तो भी आप लिख सकते हैं, मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो भी आप लिख सकते हैं। एनुअल इनकम ऑफ योर फादर, एनुअल इनकम ऑफ योर फादर, मदर, ये आपको मेंशन करना चाहिए। State which your father originally belongs to, for example your father is settled in Jharkhand but is originally from Bihar, then Jharkhand से भी सवाल आएंगे, बिहार से भी आपको सवाल आएंगे। Similarly mother originally belongs to, and mother, that can also be a question altogether। फादर का प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस कहाँ पर रह रहा है वो भी आपको देना चाहिए। मदर्स प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, ठीक है, ऑब्वियसली दोनों सेम रहेंगे आपके परमानेंट पोस्टल एड्रेस के साथ, ठीक है, वो तीनों सेम रहेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। आपका प्रॉपर्टी के बारे में पूछेंगे, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव गॉट एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, डिटेली दिया है, 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, उससे ज़्यादा, रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट और उससे ज़्यादा, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड, उससे ज़्यादा, रेजिडेंशियल प्लॉट वो नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ में, प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन अदर देन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। इस तरह का कुछ प्रॉपर्टी आपको है तो वो आप मेंशन कीजिएगा। बोला ना पहले, ये 20 पॉइंट्स यूपीएससी आपसे पूछ के पूरा आपका जांच करेंगे, ठीक है, पूरा आपके बारे में पता चल जाएगा उनको, ठीक है। व्हाट लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेजेस कैन यू रीड, राइट एंड स्पीक, ठीक है। रीड ओनली, स्पीक ओनली, रीड एंड स्पीक ये स्किप कर दो, आप तीनों को स्किप कर दो। रीड, राइट एंड स्पीक, फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश आएगा, आपको हिंदी आता है, आपको मलयालम आता है, ठीक है, एग्जामिनेशन पास 10th हो जाएगा या फिर 12th हो जाएगा, ठीक है। सो एनी अदर रीजनल लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश, इफ़ यू नो तेलुगु, इफ़ यू नो कन्नड़ा, इफ़ यू नो बंगाली, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। 17th कॉलम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस, कॉलम नंबर 17 इज ट्रीटेड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी उधर दिया है प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप्स, ठीक है, आपको आज तक कंफ्यूजन नहीं होना है। प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप, ये एक पॉइंट में दिया है। दूसरा पॉइंट में दिया है टीम या फिर गेम्स, ऐसा करके दूसरा एक कॉलम दिया है, ठीक है। पॉइंट नंबर सी, उसमें आपको दिया है डिस्टिंक्ट लीडरशिप पोजीशंस और डिस्टिंक्ट लीडरशिप इन योर स्कूल और कॉलेज, ठीक है। पॉइंट नंबर डी होगा आपका हॉबीज, ओके, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करके दिया है, वही हो जाएगा आपका हॉबीज। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक गाइस, प्राइजेस, मेडल्स एंड स्कॉलरशिप्स, आज तक पूरा आपका बचपन का अलमारा खोल के देखो, जो कोई भी आपको सर्टिफिकेट मिला है, चाहे वो क्विज कंपटीशन में हो सकता है, एक्सटेम्परे में हो सकता है, it can be in any essay competition, it can be in any other competitions like team competition or something like that, ठीक है। वो किसी खेल में यदि आपको कुछ प्राइजेस या फिर मेडल्स मिला है, मान के चलो यू हैव गॉट अ अवार्ड इन वॉलीबॉल, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं, गॉट अ अवार्ड इन बास्केटबॉल, वो आप लिख सकते हैं, पर कब लिख सकते हैं, वो
अवार्ड मिलने के बाद वही आज आपका हॉबी है तब, मतलब आपका पूरा 100% नॉलेज उस एरिया पे होगा तभी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लिखना नहीं है। मतलब मेरा पर्सनल सजेशन है, क्योंकि बचपन में कभी आप 5th क्लास में प्रो कबड्डी 5th क्लास में आपने टेबल टेनिस में अवार्ड जीता है, तो टेबल टेनिस से मिलता जुलता सवाल आएंगे यहाँ पर, मतलब टेबल टेनिस से इंटरकनेक्टेड में आपको सवाल पूछेंगे। 2000 कॉमनवेल्थ में क्या उसका पोजीशन है, ओलंपिक्स में उसका क्या पोजीशन है, वाई इज इंडिया बिहाइंड टेबल टेनिस, वाई इज चाइना फार अहेड ऑफ इन टर्म्स ऑफ टेबल टेनिस, ठीक है, इस तरह से सवाल आपसे पूछेंगे, ठीक है। मतलब ज़्यादा बड़ा अवार्ड मिला है और उस पर आपको बोल सकते हैं, मतलब पूछेंगे सवाल तो आप उस पर बोल सकते हैं, देन यू कैन ऐड इट हियर। टीम और गेम्स, मतलब आपका पार्टिसिपेशन इन एनी काइंड ऑफ गेम्स, योर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। लीडरशिप, फॉर एग्जांपल हाउस कैप्टन होता है स्कूल्स में, यू विल बी रिप्रेजेंटिंग एज अ लीडर इन एनी ऑफ द समिट विद फॉर एजुकेशन समिट्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। हॉबीज इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। हॉबी ऐसा हॉबी नहीं होना चाहिए जो आज आप डेवलप कर रहे हैं, ऐसा हॉबी होना चाहिए जो आज तक आप करते आ रहा है, ठीक है। whatever you are doing so far, that should be your hobby, guys. Okay, so this point number 17 was very important. Point number 18 देखिएगा, CAPF examination. How many times have you appeared at the CAPF examination held by UPSC, including the current examination? ठीक है, कितने बार दिया है, ठीक है। Which year CAPF including the current in which you have appeared there at, ठीक है, apply और appear, ठीक है। Have you ever accepted the allocation of service, ठीक है। CAPF में पहले आपका कुछ सिलेक्शन हो गया है क्या, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये भी आपसे हो जाएगा। फोटो आईडी प्रूफ, कॉलम नंबर 19 इज स्पीकिंग अबाउट द फोटो आईडी प्रूफ। ये आपका आधार हो सकता है या आपका पैन नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ स्कैन कॉपीज अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स, ठीक है, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, सर्टिफिकेट वाला वीडियो में, सर्टिफिकेट ऑफ एज रिलैक्सेशन का, ठीक है, SC ST EWS का सर्टिफिकेट, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। एन अंडरटेकिंग साइन बाय OBC कैंडिडेट, ठीक है, उनका भी एज रिलैक्सेशन होता है। सो दिस इज हाउ you should actually take certain points into consideration while you undergo the process of filling the detailed application form. Okay guys, hope you like the video and also you have got certain insights while watching this video. Simple तो है लेकिन this will be impacting in your interview and that is the reason इसको थोड़ा सा seriously लेकर के हर एक word जो आप डालते हैं उस पे chances है सवाल आने का, तो ज़रा सोच समझ के डाल दीजिएगा. प्लीज डू थिंक वंस और ट्वाइस बिफोर यू एड एनी कीवर्ड इन योर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म. दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू सो मच. जय हिंद.